हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में करंट अफेयर में हम लोग देखेंगे मई मंथ के करंट अफेयर्स को, जो 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहेंगे। इस मंथ में जो पहला न्यूज हम लोगों ने लिया है वो है हमारा नए आईटी नियमों को जो आया था फरवरी में, उसके खिलाफ व्हाट्सएप कोर्ट पहुंच गया। तो इसमें आपको जानना जो चाहिए वो जानना चाहिए कि जो नए आईटी नियम है आए हैं ये क्या है, पहला चीज। और दूसरा है कि इसमें आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके कारण व्हाट्सएप इसके खिलाफ कोर्ट पहुंचता है। तो आपको पहले ये जानना होगा कि नए नियम कौन कौन से, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है कि आईटी कंपनी के द्वारा निजता के अधिकार का हनन का आरोप लगाया गया है। हाल ही में सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के नियमों को अधिसूचित की थी फरवरी में, उसको लागू करने का जो लास्ट डेट था वो था 25 मई 2021। तो 25 मई को जब ये लागू होने वाला था तो उसी दिन व्हाट्सएप ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में केस कर दिया। तो इसमें आपको दो तीन चीज जानना जरूरी है। पहला कि ये नियम कौन कौन से लाए गए। जैसे इसमें नियम जो अप्लाई किए गए थे वो सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए लागू किए गए थे। ध्यान देना यहाँ पर कि सोशल मीडिया में वैसे सोशल मीडिया इसके अंतर्गत आते हैं जिसके 50 लाख से ज़्यादा यूजर्स हैं। यहाँ रखना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि जिसके पास भी 50 लाख या उससे ज़्यादा यूजर्स हैं उसके लिए ये नियम लागू होते हैं। इस नियमों के अंतर्गत आपको यहाँ पर बताया गया था, उनके द्वारा जो भारत सरकार द्वारा लागू किया गया वो किया गया कि शिकायत, जो भी शिकायत प्राप्त होते हैं सोशल मीडिया के खिलाफ, उसको निस्तारित यानी उसको दूर करने के लिए एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की जानी है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की जानी है और उस शिकायत अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर, ये सभी को शेयर किया जाना है। दूसरा है कि शिकायत जो अधिकारी के पास भेजी जा रही है उस शिकायतों को 24 घंटे के अंदर वो प्राप्त कर लेंगे और प्राप्त करने के बाद 15 दिनों के अंदर उसका समाधान उन्हें करना है। साथ ही कंटेंट, अगर कोई ऐसा कंटेंट जिसके खिलाफ शिकायत प्राप्त होती है और वो जांच में पाया जाता है कि वो कंटेंट अनसोशल या देश के संप्रभुता और एकता के खिलाफ है, तो वैसे कंटेंट को हटाने के लिए अगर सिफारिश की गई तो उसे 24 घंटे के अंदर हटाना होगा। साथ ही सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें नए नियम के अनुसार मुख्य कार्यपालक अनुपालन अधिकारी जो नियमों को अनुपालन करवाएंगे, एक नोडल संपर्क व्यक्ति और एक रेजिडेंट शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की जानी है। और वो जितने भी अधिकारी होंगे वो भारत के निवासी होंगे और वो भारत में ही रहेंगे। इस अनुपालन रिपोर्ट को भेजने के लिए उन्हें एक मासिक अनुपालन रिपोर्ट हर मंथ उन्हें सरकार को भेजना होगा कि कितनी शिकायतें उन्हें प्राप्त हुई और कितनी शिकायतों का उनके द्वारा निपटारा किया गया। साथ ही इसमें अगर कोई ऐसा न्यूज आता है, ऐसा कोई संदेश, ऐसा कोई मैसेज भेजा जाता है जो देश की सुरक्षा या एकता के लिए खतरनाक हो, तो वैसे संदेशों को मुख्य रूप से किसके द्वारा भेजा गया है वैसे व्यक्ति की सूचना देनी पड़ेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण जो इस अधिनियम, इस नियमों को लेके आया है, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि व्हाट्सएप पर ही जैसे कोई न्यूज अगर वायरल होता है तो उस वायरल न्यूज के अंतर्गत जो व्यक्ति उस न्यूज को सबसे पहले डाला होगा उसकी जानकारी उसे सरकार को देनी होगी। इसके विरोध में व्हाट्सएप ने इसके विरोध में हाईकोर्ट गई और हाईकोर्ट में उनके द्वारा कहा गया है कि चूंकि इंड टू इंड इंक्रिप्शन होता है और इसे इंक्रिप्शन को तोड़कर उस व्यक्ति की जानकारी देना ये निजता के अधिकार का हनन है। जबकि सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि देश की संप्रभुता या लोक व्यवस्था से संबंधित बेहद गंभीर अपराध वाले संदेशों को रोकने या उसकी जांच के लिए ऐसी जानकारी मांगी जाएगी। और अगर भारत ऐसी जानकारी मांग रहा है तो ये अन्य देशों द्वारा मांग की जाने वाली जानकारियों की अपेक्षा बहुत ही कम है। तो ये आपको, अगर इस न्यूज को देखोगे तो ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। बहुत सारा कि आईटी रूल्स को लेके आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। और मेंस को देखो अगर, तो मेंस जैसे बीपीएससी का मेंस अभी होने वाला है तो मेंस में भी ये क्वेश्चन आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि किस प्रकार नए आईटी नियम भारतीय नागरिकों के निजता के अधिकार का हनन तो नहीं है। इस पर आपको एक्सप्लेन और अपनी टिप्पणी देनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर अगर ये आप जानकारियों को इंक्लूड करोगे तो आपका आंसर काफी अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा न्यूज है वो है
इकोनॉमी को लेके भारत में कुल एफडीआई करीब 82 अरब डॉलर के साथ सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा। जो भारतीय निवेश विदेशों के द्वारा किया जाता है भारत में निवेश, उसमें भारत को अब इस 2020-21 वित्तीय वर्ष में जो निवेश प्राप्त हुआ वो निवेश अब तक का सबसे हाईएस्ट निवेश प्राप्त हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को लेकर भारतीय निवेशकों का भरोसा अभी तक कायम है भारत पर। वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान देश में कुल विदेशी निवेश एफडीआई जिसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो जो है वो 82.72 अरब डॉलर तक पहुंचा। तो यह ध्यान देना, ये आपको इकोनॉमी से रिलेटेड एक न्यूज है जो आपको इस तरह से भी आप कह सकते हो कि कोरोना जैसे संकट में भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार चरमराई, और उस सिचुएशन में अगर विदेशी निवेशकों के द्वारा भारत में निवेश किया जा रहा है तो ये आपके इकोनॉमी के लिए कहीं ना कहीं अच्छा है। साथ ही इसमें जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं वो है जैसे कि निवेश में करने वाले देशों में सबसे अधिक निवेश सिंगापुर के द्वारा किया गया जो कुल निवेश का 29% था, जबकि अमेरिका द्वारा 23% निवेश किया गया और मॉरिशस के द्वारा कुल निवेश का 9% है। यानी कि अगर यहाँ पे आपके टॉप 3 कंट्री की बात करें कि जिनका विदेशी निवेश सबसे ज्यादा था, 1 नंबर पे सिंगापुर है, 2 नंबर पे अमेरिका है, 3 नंबर पे मॉरिशस है। वैसे ही अगर हम सेक्टर वाइज बात करें कि सेक्टर वाइज बात करते हैं कि किस सेक्टर में सबसे अधिक निवेश हुआ, तो वो सेक्टर था आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, जिसमें कुल निवेश का 44% निवेश केवल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पर किया गया। वहीं कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर पर 13% और सर्विस सेक्टर पर 8% विदेशी निवेश प्राप्त हुआ भारत को। तो सेक्टर वाइज भी आपके टॉप 3 सेक्टर आपको यहां पर बताए गए हैं। साथ ही अगर राज्यों की बात करें कि कौन से राज्य में अधिक से अधिक विदेशी निवेश प्राप्त हुआ, तो उसको देखेंगे आप तो गुजरात में सबसे अधिक 37% प्राप्त हुआ, वहीं महाराष्ट्र में 27% और कर्नाटका में 13%। तो टॉप 3 स्टेट जो आपके होंगे वो होंगे गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। इन आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को लेकर विदेशी निवेशकों को कोई संदेह नहीं है और कोरोना संक्रमण जैसे संकट के मुश्किल दौर में भी उन्होंने अपना निवेश बनाए रखा है। नेक्स्ट न्यूज जो हमारा है वो है रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का भारत में उत्पादन शुरू हो गया। ये ध्यान देना है आपको कि ये न्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा कि करंट अफेयर का ये न्यूज है, ये ऑब्जेक्टिव में भी और दूसरा ये मेंस टाइप का क्वेश्चन, अगर कोविड के रोकथाम को लेकर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में तो उसमें आप इसका भी इंक्लूड इसको भी कर सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट नाम जो है वो है पेंसिया बायोटेक। ये पेंसिया बायोटेक भारत की कंपनी, ध्यान देना, ये एक भारत की कंपनी है जिसका हिमाचल प्रदेश में अपना सेटअप है। उसी सेटअप में रूस के गमेलिया वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र में स्पुतनिक वी का जो वैक्सीन का विकसित किया गया था उसके द्वारा और पेनेसिया के द्वारा बायोटेक के द्वारा भारत में इसका उत्पादन हिमाचल प्रदेश के बद्दी स्थित संयंत्र में किया जा रहा है। ध्यान देना है इसमें यह है कि जो स्पुतनिक यहां पर तैयार होगा, स्पुतनिक भी वैक्सीन, वो वैक्सीन चेक होने के लिए वापस अपने इंस्टीट्यूट जहां से वो उसका निर्माण हुआ है, यानी कि निर्माण कहां हुआ ये भी आपको जानना चाहिए, तो रूस के गैमेलिया वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तो जो भारत में वैक्सीन बनेगी वो वैक्सीन वापस गैमेलिया इंस्टीट्यूट में जाएगी और वहां इसके क्वालिटी को चेक किया जाएगा, उसके बाद इसको उपयोग में लाया जा सकेगा। नेक्स्ट जो न्यूज हमारा है वो है कि मई में ही मिस यूनिवर्स का चैंपियनशिप जो होता है वो पूरा हुआ। तो इसमें एंड्रिया मेजा नाम की जो सुंदरी थी उसके द्वारा मिस यूनिवर्स का खिताब जीता गया। तो आपको इसमें जानना क्या क्या है, ये मैक्सिको की थी, एंड्रिया मेजा जो थी वो थी मैक्सिको की। दूसरा ये मिस यूनिवर्स का 69th एडिशन है। इसका आयोजन जो था वो 16 मई 2021 को फ्लोरिडा अमेरिका में किया गया था। इसको पहली बार ये चूंकि 2020 का ये मिस यूनिवर्स खिताब है तो इसे 2020 में आयोजन इसका किया जाना था, परंतु कोविड के कारण इसे रद्द किया जा चुका था। वही ब्राजील की जूलिया गामा उपविजेता रही और पेरू की जानिक मैकेटा तीसरे स्थान पर रही। नेक्स्ट कोविड से रिलेटेड एक न्यूज और भी है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च हुआ। तो यहां पे 2-3 पॉइंट आपके पास इंपॉर्टेंट रहेंगे। समुद्र सेतु 1 क्या था और समुद्र सेतु 2 क्या है। समुद्र सेतु 2 जो है वो भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि देश में ऑक्सीजन की जो आवश्यकता है उसे पूरा करने में ये मदद करेगा। कैसे मदद करेगा, इस ऑपरेशन के तहत तरल ऑक्सीजन
भरे क्रायोजेनिक कंटेनर को ले जाने के लिए युद्धपोतों को तैनात किया गया। साथ ही इस ऑपरेशन के लिए 2 जहाज आईएनएस तलवार और आईएनएस कोलकाता को तैयार किया गया। आईएनएस तलवार जो थी वो मनामा से मुंबई को 40 मिलियन टन ऑक्सीजन का परिवहन करेगा। वही आईएनएस कोलकाता को मेडिकल सामग्री की आपूर्ति के लिए पहले दोहा जाना था और फिर तरल ऑक्सीजन के लिए टैंक के लिए कुवैत जाना था। इसके साथ जो इसमें और भी आपके आईएनएस को इंक्लूड किया गया वो है आईएनएस एरावत, जो लिक्विड ऑक्सीजन टैंकों के लिए सिंगापुर भेजा जाएगा। आईएनएस जलासव को भी मिशन के लिए भेजा जाएगा। त्रिकंद, कोच्चि और ताबर में तैनात अन्य जहाजों को भी राष्ट्रीय प्रयास में शामिल करने के लिए मोड़ दिया जाएगा। आईएनएस शार्दुल को ऑपरेशन में शामिल करने के लिए तैयार किया गया। यह ऑपरेशन भारतीय रेलवे के द्वारा जो चल रहा था ऑक्सीजन एक्सप्रेस, ध्यान देना कि जब रेलवे के द्वारा भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाया गया ताकि ऑक्सीजन को जल्द से जल्द देश के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाया जा सके, तो उसको ये बढ़ाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 क्या था। ध्यान देना, ये लास्ट ईयर हुआ था 2020 में, जब विदेशों में भारतीय नागरिक फंसे हुए थे और पूरे विश्व में लॉकडाउन की स्थिति आ गई थी। तो वैसे स्थिति में विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए समुद्र सेतु 1 मिशन लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत 3,992 भारतीयों को सफलतापूर्वक घर वापस लाया गया था। तो आपको यहाँ पे दोनों चीज याद रखना है कि ऑपरेशन 1 और ऑपरेशन 2 कौन कौन से हैं। साथ ही इसमें आपको यमन से वापस लाने के लिए ऑपरेशन राहत शुरू किया गया था और ऑपरेशन सुकून जो था वो बेरूत से वापस लाने वाले नागरिकों का ऑपरेशन का नाम था। तो यहाँ पे 2-3 नाम हैं जो आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे ऑपरेशन राहत क्या था, ऑपरेशन सुकून क्या था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ज्योग्राफी के सेक्शन में। ज्योग्राफी में भारत में 2 साइक्लोन एक साथ अटैक किए कुछ दिनों के अंतराल पर। पहला चक्रवात आया था वो था ताउते। ताउते चक्रवात गुजरात के लैंडफॉल में स्थिति देखी गई थी। केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र राज्यों के तटीय क्षेत्रों से गुजरते हुए चक्रवात ने वहां भारी तबाही मचाई थी। ताउते के बारे में कुछ बातें जान लें। ताउते जो है एक उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल साइक्लोन है जिसका नाम म्यांमार के द्वारा रखा गया है। बर्मीज भाषा में ताउते का अर्थ होता है गेको। गेको मीन्स होता है एक अत्यधिक शोर करने वाली छिपकली। तो ये वाला पोर्शन आपको ऑब्जेक्टिव में काम दे सकता है, जिसमें आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि तौते का मीनिंग क्या है या कौन से देश के द्वारा इसका नाम रखा गया है। जैसा कि इसके विषय में डिटेल हमने अपना एक वीडियो बनाया भी है जो आपको हमारे चैनल पर दिखेगा, जिसमें किस प्रकार चक्रवात का नाम रखा जाता है, चक्रवात क्यों आते हैं, ये सारी चीजें वहां बताई गई थी। अब ये अत्यधिक गंभीर चक्रवाती से कमजोर होकर अधिक गंभीर चक्रवात में परिवर्तन हो गया। तो ध्यान देना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये वर्ड है कि अत्यधिक गंभीर चक्रवात का मतलब क्या हुआ और कमजोर होकर अधिक गंभीर चक्रवात किसे कहा गया। तो चक्रवातों को उसके हवा, जो सतह पे उसके हवा चलते हैं, उस हवा के स्पीड पर उसका नाम या उसको वर्गीकृत किया जाता है। जैसे गंभीर चक्रवात मतलब हुआ जिसके हवा की स्पीड 48 से 63 किलोमीटर प्रति घंटे हो। बहुत गंभीर मतलब हुआ 64 से 89 किलोमीटर प्रति घंटे। अत्यंत गंभीर मतलब हुआ 90 से 119 किलोमीटर प्रति घंटे से जब हवा सतह पर चलती है तो उसे इस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। सुपर साइक्लोन जो होता है उसका स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे ज्यादा का होता है। जैसा कि लास्ट ईयर जो आपका चक्रवात आया था वो था अम्फान। अम्फान को सुपर साइक्लोन का नाम दिया गया था। ताउते पूर्व अनुमान जो था अप्रैल से जून के बीच में अरब सागर में, हाँ ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर कि ये अरब सागर में आया हुआ तूफान था। ध्यान देना, भारत का अगर हम बात करें तो भारत की जो नक्शा है ये हमारा पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है और ये हमारा ईस्टर्न घाट है। तो ताउते जो था वो अरब सागर में आया हुआ तूफान था, तो ये हमारे वेस्टर्न घाट को अटैक किया। वैसे ही अगले हम न्यूज में देखेंगे यास नाम का जो मेरा तूफान आया, साइक्लोन आया, वो पूर्वी घाट को यानी वेस्ट बंगाल उड़ीसा को प्रभावित किया। तो ये बंगाल की खाड़ी में हुआ था, जबकि ये जो हुआ था आपका ये आपके अरब के सागर में हुआ था। 2018 में मेकानू चक्रवात आया था, 2019 में वायु चक्रवात। ध्यान देना, ये जो नाम है हमारे, इसको आप देखोगे हमारे उस वीडियो को, उसमें आपको दिखाया भी है कि नामकरण जो होता है वो कैसे होता है। जिसमें वायु चक्रवात जो नाम दिया गया है, ये वायु नाम भारत के द्वारा दिया गया था। उसके बाद निसर्ग चक्रवात आया, उसके बाद महाराष्ट्र में भी चक्रवात निसर्ग का प्रभावित हुआ था। अगला न्यूज जो हमारा है इस मंथ का वो है इटली में G20 का स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन हुआ। चूंकि कोविड के टाइम भी चल रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर कई
बैठकें हो रही हैं, तो इटली में G20 का जो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज का ग्रुप है वो स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन हुआ, जिसका मुख्य जो एजेंडा था वो था कोविड-19 महामारी को दूर करने के लिए एजेंडा अपनाया गया। कोविड के द्वारा परीक्षण, उपचार और टीका के विकास में तेजी लाने के लिए वैश्विक तंत्र का आह्वान किया गया, जिसके तहत ACT एक्सेलरेटर, ध्यान देना ये नाम यहाँ इंपॉर्टेंट है, ACT का मतलब हुआ एक्ट टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर। इसके उपयोग के लिए इसको मिशन में, इस बैठक में इसे शामिल किया गया। इसके अंतर्गत जो 4 इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि टीका का निर्माण, निदान, चिकित्सीय और स्वास्थ्य प्रणाली, ये 4 स्तंभ पर ही कॉन्सेंट्रेट किया गया और ACT ग्रुप G20 ग्रुप के द्वारा अपना भी ली गई है। नेक्स्ट जो न्यूज हमारा हुआ है वैक्सीन पर्यटन, वैक्सीन टूरिज्म। ये एक वर्ड बड़ा पॉपुलर हुआ था इस मंथ। वो हुआ क्या है इसमें कि कोविड-19 की दूसरी लहर और दुनिया भर में बड़े पैमाने पर टीकाकरण कार्यक्रम के बीच वैक्सीन टूरिज्म शब्द गति पकड़ा। क्यों गति पकड़ा? क्योंकि जब सेकेंड इसका लहर आया तो पूरे देश में भारत सबसे अधिक इफेक्टेड रहा और भारत के इफेक्टेड होने के कारण बहुत सारे देशों ने भारतीय नागरिकों को भारत से अपने देश में आने से रोक दिया, जिससे कि भारतीयों को अपने देश में, वो दूसरे देश में जा नहीं सकते थे। ऐसे स्थिति में रूस के द्वारा एक टूरिज्म पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया, जो दिल्ली मास्को के लिए अरेबियन नाइट टूर्स नाम का, ध्यान देना इसमें ये नाम इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि अरेबियन नाइट टूर्स जो थी, ये थी जो दुबई बेस्ड ट्रेवल एजेंसी के द्वारा वैक्सीन टूर के पैकेज के नाम पर सुर्खियों में आ गया। इसमें क्या था कि वैक्सीन पर्यटन को टीका प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त लाभ के साथ दर्शनीय स्थल, मतलब वहां पे आप घूमिए फिरिए, यानी 20 दिन का एक पैकेज वहां पर दिया गया कि आप एक होटल में आपको 20 दिन का आवास, भोजन, उड़ान और कुछ दिनों के लिए दर्शनीय स्थल शामिल हैं। इस पैकेज की कुल लागत 1.3 लाख रुपए थी, जिसमें कहा गया कि अगर आपका RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो आप हमारे देश में टूरिज्म के लिए आ सकते हैं। मालदीव और अमेरिका जैसे देश भी इस कार्यक्रम पर काम कर रहे हैं ताकि विदेशों से लोगों को उनके देश में टीका लगाने के लिए आ सकें। यास चक्रवात, जैसा भी हमने बताया, ताउते चक्रवात जो आया था वो आया था अरब की सागर में, वैसे ही यास चक्रवात जो आया वो बंगाल की खाड़ी में आया और उसने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में काफी हिस्सों को प्रभावित किया। इसके अंतर्गत अगर हम यहाँ पर एक चीज जानना चाहें कि आखिर ये तूफान आता क्यों है, तो तूफान आने का कारण जो होता है वो होता है समुद्र में निम्न दाब का बनना। जब निम्न दाब बनता है और वहां पर गर्म हवाएं ऊपर उठती है या ठंडी हो जाती है, बादलों में संघनित हो जाती है, तो बादलों की पूरी प्रणाली घूमती है और आगे बढ़ती है। जैसे जैसे सिस्टम तेजी से आगे घूमता है वैसे वैसे उसके केंद्र में एक आंख बनती है जिसे हम लोग कहते हैं साइक्लोन आई। तो ये और ताउते, 2 चक्रवात भारत में कुछ ही दिनों के अंतराल पे आए, पर दोनों में अंतर आपको याद रखना है हमेशा कि ताउते जो था वो अरब सागर में आया, उसने पश्चिमी घाट को प्रभावित किया, वहीं यास बंगाल की खाड़ी में बना और वो हमारे पूर्वी घाट को प्रभावित किया। नेक्स्ट न्यूज जो है वो कोविड से रिलेटेड है। DRDO ने डिपकोवन नाम के कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट को विकसित किया। ये एक किट बनाया गया DRDO के द्वारा, जिसके द्वारा कोविड-19 का पता समय पर लगाया जा सकता है। इस किट को DRDO के एक प्रयोगशाला डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी एंड एलाइड साइंस द्वारा दिल्ली बेस्ड फर्म वेन गार्ड डायग्नोसिस प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर बनाया गया। ये एंटीबॉडी किट भारतीयों को मेडिकल अनुसंधान केंद्र ICMR द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है और इस किट को भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्वदेशी रूप से बनाया गया है। मई में इस किट को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी भी मिल चुकी है। यानी इस किट का जो सबसे मुख्य काम है वो है कि ये आपको तेजी से कोविड-19 का पता इससे चल जाएगा। इस किट की कीमत जो है वो 75 रुपये प्रति टेस्ट निर्धारित की गई है। इसके साथ DRDO की एंटी कोविड दवा भी लॉन्च की गई जिसका नाम है 2DG। 2DG का मतलब होता है 2-deoxy-D ग्लूकोज। इसे डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी है उसके सहयोग से बनाया गया है, जो कोविड को पेशेंट को इमरजेंसी में दवा दी जा सकती है जिससे कोविड से उसे काफी सुधार देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा टॉप का जो न्यूज था वो इस मंथ का टॉप न्यूज था। आपने इसे देखा इस वीडियो को, इसके लिए थैंक यू। और अगर आपको इस प्रकार के न्यूज और इस प्रकार के करंट अफेयर डिटेल के साथ अगर जानने हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, देखते रहें हमारी अपनी पाठशाला।
अगर आपको ये चैनल के द्वारा प्रोवाइड की गई जो भी मटेरियल अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।